गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? होप अच्छे होंगे। यकीन है आप सबको ये स्टोरी पसंद आ रही होगी। प्लीज़ जितने भी नए लोग हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ऐसे ही रोमांटिक थ्रिल स्टोरी के लिए बने रहे। तो शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड। चैप्टर -11 रघुवंशी विला। विला के बाहर बहुत चहल पहल थी। देखने से ऐसा लग रहा था जैसे कुछ तो रघुवंशी विला में हुआ था। सारे सर्वेंट बस इधर से उधर भाग रहे थे। दादी अपने रूम के बेड पर लेटी हुई थी। उनके चेहरे पर ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था। वही वेद के डैड भी वही टहलते हुए। समझ में नहीं आता ना जाने ये बार बार अम्मा को क्या हो जाता है। वहां बैठी वेद की माँ कहने लगी, आप परेशान ना हो, ये सब ठीक हो जाएगा लगता है। इन्होंने फिर से कोई स्ट्रेस लिया है। मैं तो बोल रही हूँ जी उनकी ख्वाहिश कोई पूरा कर देते हैं। ये सुनते ही वेद के डैड चीखते हुए बोल पड़े, ऐसे कैसे ख्वाहिश को पूरा कर दूं? तुम समझ भी रही हो तुम मुझसे क्या मांग रही हो? अभी मुझे इंडिया की टॉप पर आना है। जो मैं हूं पर ऐसे नहीं, मुझे उसे हराना है। तब जाकर उसे पता चलेगा उसने किससे बगावत की है। ये सुनते ही वेद की माँ ने अपनी नज़रों को नीचे करने लगी और बोलने लगी, तो इसमें अम्मा की बलि चढ़ा दे। हम क्या उनकी खुशियाँ ना देखे? वह चाहती है अनमोल इस घर की बहू बने। ये सुनते ही वेद के डैड का चेहरा सख्त हो गया। वह अपने हाथों का सिगरेट जलाते हुए बोलने लगे, वो लड़की जिसे हम जानते भी नहीं किसी भी मिट्टी को उठाकर अपने माथे का तिलक बना ले, नेवर कभी नहीं। ये बोलते ही वह वहां से बाहर चले गए। वही वेद बाहर एक कमरे के खड़ा हुआ था। वह दादी की हालत देखकर उसने अपने हाथों में लिए सिगरेट को धुएं उड़ने लगा और तुरंत पीछे मुड़ा ही था कि उसकी नज़र अनमोल पर पड़ी जो बस टकराकर वेद से गिरने वाली थी कि वेद ने उसके हाथों को पकड़ लिया और डायरेक्ट अपनी तरफ खींच लिया। अनमोल डायरेक्ट वेद के सीने से चिपक गई। वेद अनमोल की आंखों में झांकने लगा था। देखने से ऐसा लग रहा था अनमोल वेद से डर रही हो। वेद को समझते थे ना लगी। कल रात उसने जिया पर हाथ उठाया, शायद इसी वजह से, जिससे वेद ने तुरंत ही अनमोल के चेहरे को पढ़कर अपनी उंगली से अपनी तरफ उठाते हुए, मेरी तरफ देखो अनु डॉल, हम ब्रदर सिस्टर हैं, जस्ट किडिंग। ये सुनते ही अनमोल अपना हाथ वेद के सीने पर रखकर फिरते हुए, पर सच में हमको ऐसा कहे नहीं लागत है। आपने पूरे गुस्से से जिया को थप्पड़ मारा, ऐसे कैसे थप्पड़ मार दिया? ये सुनते ही वेद तुरंत नीचे झुककर अनमोल की आंखों में देखने लगा और तुरंत उसने अपने होठों को अनमोल के चीक्स पर सटा दिया और बोलने लगा, बिल्कुल इस तरह से। ये देखते ही अनमोल वेद से खुद को छुड़ाने लगी, पर वेद में मजबूती से अनमोल को अपनी बाहों में पकड़ रखा था, जैसे वह छोड़ेगा ही नहीं। अनमोल के दोनों गाल लाल हो गए। उसकी हिम्मत भी वेद की तरफ देखने को नहीं हो रही थी। उसे एक शर्म से आने लगी थी। उसे एक अजीब सा महसूस होने लगा था। वह बस खुद को वेद से छुड़ाए जाने लगी थी। उसके दोनों हाथ वेद के सीने पर थे। अनमोल की हालत देखकर वेद स्माइल करते हुए अचानक से अनमोल को छोड़ दिया। अनमोल बस वहां से भाग जाना चाहती थी। वेद बोलने लगा, डॉल तुम्हारी क्वालिफिकेशन क्या है? ये सुनकर अनमोल वहीं रुक गई। वेद तुरंत ही अपनी उंगली दिखाते हुए, मुझे लगता है शायद तुम सेल्फ इंडिपेंडेंस होना चाहती हो, अगर तुम करना चाहो तो। अनमोल झटके के साथ ही वेद के सामने आकर बोलने लगी, हाँ हम जॉब करना चाहते हैं, हमें पैसे चाहिए। वेद एक स्माइल करते हुए, वह रियली बताओ कितने पैसे चाहिए, शायद मैं तुम्हें जॉब के साथ एक अच्छी सैलरी भी। ये बोलते ही अनमोल बोलने लगी, मुझे 50,000 रुपये चाहिए ताकि मैं। अनमोल ने अभी अपनी बातों को पूरा किया भी था कि तभी अचानक हाल की टीवी पर न्यूज़ चलने लगा, अंडस्को कल रात एक मुंबई के जाने माने प्रोड्यूसर का खून कर दिया है। और वजह इस प्रोड्यूसर पूरे 12 साल की लड़कियों की जो पूरे 20 थी, उन्हें किसी भेड़ बकरियों की तरह तस्करी किया जा रहा था, वह भी जिस्म के भूखे लोगों के पास भेजने के लिए। ये देखकर अनमोल वही डर से कांप गई। वही मीडिया वालों ने आगे बोलना शुरू किया, सारी लड़कियों को बचा लिया गया। समझ नहीं आ रहा है आखिर यह कौन साइको है जो लोगों की मदद तो कर रहा है पर उन्हें सजा मौत देकर लोग तो इसे अपना गॉड कहने लगे हैं। वही जिस प्रोड्यूसर को मारा गया उसे पर पेट्रोल डालकर पूरा जिंदा जला दिया गया और उसे एकांश सूर्यवंशी के विला स्टारडम नाइट के बाहर यह बॉडी मिली है।
सूत्रों से पता लगा है कि जब खून हुआ वहाँ कोई लड़की मौजूद थी जो और कोई नहीं वेदांश रघुवंशी की गर्लफ्रेंड है। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना, इंडिया के टॉप बिजनेसमैन की गर्लफ्रेंड। ये सुनते ही अनमोल हकलाते हुए वेद को देखने लगी और बोलने लगी, गर्लफ्रेंड। वेदांश तुरंत ही अनमोल के चेहरे को अपनी उंगली पर रखते हुए, क्यों खुशी नहीं हुई, डॉल? अनमोल ने ये सुनकर बड़े ही मासूमियत से अपना सर ना में हिला दिया, जिसे देख वेद का चेहरे का रुख बदल गया। ये देखकर अनमोल जल्दी से फिर से अपने सर को हाँ में हिलने लगी, जिसे देख वेद ने एक स्माइल करना शुरू कर दिया, हम गुड डॉल। वेद को स्माइल करता देख अनमोल का पूरा चेहरा लाल होने लगा था। वह बस वेद के सामने से भाग जाना चाहती थी। उसने किया भी कुछ ऐसा ही। वह भागकर गार्डन एरिया में आकर अपने भाग रही सांसों को संभालने लगी कि उसकी नज़र बाहर गार्डन में किसी शख्स पर पड़ी जिसने फॉर्मल ड्रेस पहना हुआ था, जो वेद के डैड से कोई बातें किए जा था। उसे शख्स का बस चौड़ा बैग ही नजर आ रहा था। अनमोल समझ नहीं पा रही थी इतने गुस्से से भला कौन वेद के डैड से बात करना चाहेगा, वह भी जब वेद जैसा गुस्सैल इंसान घर के अंदर हो। वह तुरंत ही वहां से जाना ही बेटर समझकर दादी को खिड़की से देखने लगी, जिनकी हालत में अभी सुधार नहीं आया था। उसने अपने हाथों को जोड़ लिया और कहने लगी, भगवान जी प्लीज जी, इन्हें ठीक कर दो ना, एक यही तो है जिन्होंने हमारी मदद की है। तभी अनमोल की नज़र स्क्रीन पर पड़ी, जहां से पता लगा कि एकांश को किसी ने गोली चला दी है। हमला जानलेवा था पर वह जिंदा बच गया। ये देखते ही अनमोल की आंखें फैल गई। वह समझ नहीं पा रही थी कल रात उसने जिस जोकर से हेल्प मांगी ही है, कहीं उसका काम तो नहीं। अनमोल को बहुत ही ज्यादा डर लगने लगा था, कहीं वह जोकर एकांश को मारना देना जाने। क्यों अनमोल को बहुत ही ज्यादा बुरा लगने लगा। वह भागकर हाल में जाने लगे कि उसे सीढ़ियों से उतरते हुए जिया नजर आने लगी, जिसका चेहरा सूजा हुआ था। अनमोल जाकर उसे देखकर कहने लगी, तुम ठीक हो ना? जिया मुंह बनाते हुए, तो क्या मेरे ऊपर पाकिस्तान ने बम गिरा दिया है? ऑफ कोर्स मैं ठीक हूँ, ये पहली बार नहीं जो भाई ने मुझे मार दिया। मैं इरिटेट भी तो करती हूँ ना। नो, मुझे वह सब कुछ नहीं कहना चाहिए था। ये सुनते ही अनमोल को खुशी हुई। जिया अनमोल का हाथ पकड़ते हुए बाहर ले जाने लगी। अनमोल जिया को देखते हुए, तुम हमको कहाँ ले जात हो? जिया स्माइल करते हुए, मैंने सुना है भाई ने तुम्हें कोई जॉब देने वाले हैं, सो उसी की तैयारी करवाने ऑफिस तुम पर्सनल असिस्टेंट बनने वाली हो, वह भी मेरे भाई की। ये सुनते हुए अनमोल की आंखें छोटी हो गई। वो जिया से पूछना चाहती थी, पर जिया ने कार को स्टॉप करते हुए अनमोल के आंखों पर अपनी उंगली रखकर, ना बेबी डॉल, कोई सवाल नहीं। भाई को ना सुनने की आदत नहीं, ना ही ये पसंद है कोई उनसे सवाल करे, सो ये आदत अब तुम भी डाल लो। अनमोल बस गहरी सोच में डूबी कार में बैठ गई। थोड़ी देर के बाद जिया अनमोल को बहुत ही मुंबई के सबसे बड़े मॉल में ले गई, जहां अनमोल बस वहां की सारी स्टोर्स को ही निहारे जा रही थी। एक से एक महंगे ब्रांड, गुची, हर्मीज, लुई वुइटन, डियोर एंड शनेल। ये नेम अनमोल ने कभी शायद ही अपने गांव में सुना होगा। बस अपनी आंखें फाड़े सभी स्टोर्स को देखे जा रही थी और खुद से ही बोलने लगी, अरे मोरी मैया, ये सब कुछ हम कहाँ से खरीदेंगे? हमारे जेल में तो 1 रुपया भी नहीं है। ये सुनते हैं जिया जोर से हंसते हुए, बेबी डॉल, इन सब की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें भाई की ब्लैक कार्ड है ना, खास तुम्हारे लिए उन्होंने मुझे दे दिया। अनमोल उस कार्ड को लेकर, ये तो हमारे गांव वाले रामू काका के सर के जैसा पूरा ब्लैक है, और कहीं कहीं वाइट, इस पर क्या लिखा है कि भी समझ ना आवत है। भला इस चीज से हम इन सब महंगी चीजों को खरीद सकते हैं? जिया हंसते हुए, हाँ बेबी डॉल, तुम नहीं जानते इस कार्ड से बेबी डॉल क्या क्या खरीदा जा सकता है, शायद ये पूरा मॉल या एनीथिंग। सो तुम अपना दिमाग मत लगाओ, भाई की तरफ से जो चाहिए बस अपने एक उंगली रखो। जिया की बातें सुनकर अनमोल सोचने लगी, उसके लिए ये सब वेद कर रहा है, लेकिन क्यों? जिया अनमोल को शॉपिंग के बाद उसे मॉल से बाहर ले आए और उसे आइसक्रीम खिलाते हुए कहने लगे, तुम्हें ये जॉब बस 1 वीक के लिए करना है और बदले में 50K मिल जाएंगे ना। अनमोल ने जिया के बात को काटते हुए कहा। ये सुनते ही जिया मुंह बनाते हुए, तुम्हें 50,000 ही क्यों चाहिए? तुम पागल हो क्या? अनमोल एक खुशी के साथ, क्योंकि हमका बस चाहिए
जया तुरंत ही अनमोल का हाथ पकड़ते हुए वह आगे बढ़ी ही कि अचानक बारिश होने लगी। बारिश को देखते ही अनमोल डर से वही कांपने लगे, जिसे देखते ही जया पूरी तरीके से चौंक गई। ऐसा लग रहा था अनमोल के पैर वही जम गए हो। अनमोल को डरा हुआ देख जया ने अनमोल को अपनी कार में बैठा लिया और तेज ड्राइव करने लगी। जया को समझ नहीं आ रहा था आखिर अनमोल को क्या हो गया। जया ने फुल स्पीड के साथ कार को ऑफिस के बाहर रोक दिया। अनमोल बस अपने ऊपर बारिश के गिरे बूंदे को हाथों से साफ करते हुए खुद को रगड़ रही थी। जया के ये भी बहुत अजीब लगा। जया अनमोल को हिलाते हुए, बेबी डॉल क्या हो गया तुझे? ओके, मुझे लगता है तुम्हारी तबीयत खराब हो रही है। अनमोल रोते हुए, बारिश की रात थी मुझे। ये सुनते ही जया को कुछ समझ नहीं आया। वापस अनमोल की हालत समझते हुए कि अनमोल ने ड्राइवर को कुछ इशारा किया। ड्राइवर ने कार रोका। जया अनमोल को कार से बाहर निकाल कर बोलने लगी, बेबी डॉल तुम डायरेक्ट फ्लोर 20 पर भाई का ऑफिस मिल जाएगा, मैं कार पार्क करके आती हूँ। ये बोलते हुए जया वहां से चली गई। वहीं अनमोल वही लिफ्ट के पास बैठकर जोर जोर से ही रोने लगी। ऑफिस के आ जा रहे सभी लोग अनमोल को ही देखे जा रहे थे। बारिश में भीगने की वजह से उसका शॉर्ट उसके बॉडी से चिपक गया था। वह अपने हाथों से खुद को ही बार बार को रोक लिए जा रही थी और रोते हुए, हमें गंदा कर दिया उसने, अंडस को मुझे मत छूना। कि तभी अचानक अनमोल के ऊपर ऐसा लगा किसी ने कोट फेंक दिया हो, जिसे लेकर अनमोल ने तुरंत ही अपने नाकों के पास ले जाकर उसे साफ करना शुरू कर दिया। ऐसा होते नहीं उसे शख्स में तुरंत अपने कोट को छीन कर देखते हुए, यूं मैं तुम्हें किसी ने सिखाया नहीं, जब बारिश में कोई लड़की भीग जाती है तो अगर कोई लड़का तुम्हें कोट दे रहा है तो वह पहनने के लिए होता है, नाक साफ करने के लिए नहीं। ये आवाज सुनते ही अनमोल चौंकते हुए सामने देखने लगी जहां एकांश खड़ा हुआ था। एकांश को देखते ही अनमोल ने रोना बंद कर और बस जल्दी से वहां से भागना चाहा तो एकांश ने अपने हाथों को वही दीवार के दोनों तरफ करते हुए कैद करके, शुगर लिप्स आज भागने नहीं दूंगा। तो आगे क्या होगा? आखिर दादी किस बात को छुपाते हुए इतना बीमार पड़ गई है? वेद अनमोल की इतनी हेल्प क्यों कर रहा है? एकांश पर गोली किसने चलाई? क्या होगा आगे अनमोल के साथ? जाने के पदे टू दीवानगी है मेरे साथ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। चैप्टर -12। अब आगे। अनमोल लिफ्ट के बाहर रोए जा रही थी। अचानक उसके ऊपर ऐसा लगा किसी ने कोट फेंक दिया हो, जिसे लेकर अनमोल ने तुरंत ही अपने नाकों के पास ले जाकर उसे साफ करना शुरू कर दिया। ऐसा होते नहीं उसे शख्स में तुरंत अपने कोट को छीन कर देखते हुए, यूं मैं तुम्हें किसी ने सिखाया नहीं, जब बारिश में कोई लड़की भीग जाती है तो अगर कोई लड़का तुम्हें कोट दे रहा है तो वह पहनने के लिए होता है, नाक साफ करने के लिए नहीं। ये आवाज सुनते ही अनमोल चौंकते हुए सामने देखने लगी जहां एकांश खड़ा हुआ था। एकांश को देखते ही अनमोल ने रोना बंद कर और बस जल्दी से वहां से भागना चाहा तो एकांश ने अपने हाथों को वही दीवार के दोनों तरफ करते हुए कैद करके, शुगर लिप्स आज भागने नहीं दूंगा। एकांश की बातें सुनकर अनमोल एकांश की आंखों में देखने लगी थी। रोने की वजह से उसका पूरा काजल उसके चेहरे पर फैल गया था। वह तो बस एकांश की ड्रेसिंग स्टाइल को देख रही थी, जिसने आज फॉर्मल ब्लैक सूट कैरी किया हुआ था। उसके ऊपर एक लॉन्ग ओवरकोट और हाथों में ब्लैक ग्लव्स, उसके बाल पूरे तरीके सेट किया हुआ, कानों में एक क्रॉस, जिससे एकांश काफी ज्यादा चार्मिंग लग रहा। पर अनमोल अपने सारे दर्द को भूलकर एकांश के इस लुक को देखने लगी थी, जो उसे बड़ा ही अजीब लग रहा। भला गर्मियों में ऐसा गेटअप कौन करता है? वह पीछे होते हुए फिर से एकांश के हाथों से निकलने की कोशिश करने लगी तो एकांश ने अपनी जेब में अपने हाथों को डालकर रुमाल निकालकर बड़े ही प्यार से अनमोल के चेहरे पर के फैले हुए काजल को साफ करने लगा, जिसे देख अनमोल दीवार से और भी ज्यादा चिपक कर वह एकांश से हाथों को हटाते हुए, प्लीज हम का जाने देवना, न जाने कौन सा ऐसा पाप किए दिए हैं कि हर बार। एकांश अनमोल के कानों के पास आकर उसने अनमोल के इरलोक पे अपने दांतों से बाइट करते हुए
कॉल्ड वॉइस में इसे पाप नहीं यू नो वॉट तुमने पूर्ण ने किया है तभी तो एकांश सूर्यवंशी तुमसे हर बार यूं ही नहीं टकराता बल्कि जरूर तुम्हारी दुआओं का असर है जो हर किसी के पूरे नहीं होते। ये बोलते हुए वह अपनी उंगली अनमोल के चेहरे पर फेरने लगा था, जो अनमोल को काफी ज्यादा अजीब लग रहा था। उसकी सांसें गर्म होने लगी थी, वही एकांश की सांस अनमोल के ऊपर पड़ना। अनमोल ने तुरंत ही एकांश के हाथों छुड़ाकर भागना चाहा, तो एकांश ने अनमोल की कमर को पकड़कर उसे अपने एक हाथों पर उठाकर लिफ्ट के अंदर चला गया। दरवाजा अपने आप ही बंद होगा। अनमोल अपना हाथ चलाते हुए, छोड़ दो अनमोल बोलते हुए उसने अपने हाथ पर चलाना शुरू कर दिया, तो एकांश ने अनमोल को छोड़ दिया। अनमोल जाकर उसने लिफ्ट के सारे बटन को प्रेस करना शुरू कर दिया ताकि यह लिफ्ट रुक जाए, पर उसके सारे कोशिश से बेकार थी। तभी उसके कानों में फिर से सर्द आवाज आई, हो गया शुगर लिप्स कॉमन, अब मेरे पास आओ। एकांश को ये कहते ही अनमोल डरी हुई पीछे देखने लगी, जहां एकांश लिफ्ट के दीवार से बड़े ही स्टाइल के साथ खड़ा हुआ एक स्माइल कर रहा था। अजीब बात यह थी कि अनमोल के किसी भी बटन दबाने के बाद भी वह लिफ्ट नहीं खुला था। वह बेहद गुस्से से जाकर एकांश का कॉलर को पकड़कर उसे पर चीखते हुए, खोलो अभी इस खोलो। ये सुनते ही एकांश अपने टाई को ढीला करते हुए, न जाने इस फंडे को इन्वेंशन किसने कर डाला, और सीट बोलते हुए एकांश ने अपनी टाई को निकालकर बाहर फेंक दिया, जैसे उसे अनमोल की बातें सुनाई ना दे रही हो। तो अनमोल बेहद ही गुस्से के साथ अपनी उंगली दिखाते हुए, हाय मिस्टर, सुन लो हमारी बात, तुम लिफ्ट खोलो अभी और इसी वक्त हमें पुलिस स्टेशन जाकर तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट लिखवानी है। ये बोलते हुए एकांश की आंखें पूरी तरीके से छोटी हो गई। उसने तुरंत ही अनमोल को धक्का देकर उसके पास आ गया, अपनी दोनों हाथों को अनमोल को बीच में लाते हुए और उसकी आंखों में देखकर, ओ रियली टेल मी व्हाट काइंड ऑफ केस फाइल अगेंस्ट मी। ये कहते हुए एकांश ने अपने फोन को निकालकर अनमोल के चेहरे के पास रखकर उसे पर किसी को कॉल लगा दिया। सामने स्क्रीन पर एसीपी को कॉल कनेक्ट हो रहा था, जो अनमोल साफ देख पा रही थी। एकांश के कॉल एसीपी ने रिसीव कर लिया और बोलने लगा, यस स्टार, कोई प्रॉब्लम हुई है क्या? हम बस तुम पर गोली चलाने वालों को ढूंढ ही रहे हैं और यह भी पता कर रहे हैं आखिर कौन है जो मदद करके कभी तुम्हारे घर तो कभी तुम्हारे होटल को निशाना बना रहा है। क्या तुम्हें किसी पर शक है? ये कहते हुए अनमोल एकांश ने अपने आंखों से अनमोल से सवाल पूछना शुरू कर दिया, तो अनमोल चुपचाप टीम एकांश को देखे जा रही थी। अभी जो हुआ उसके खिलाफ केस फाइल करवाने के लिए बोल रही थी। अब उसके जबान से एक शब्द भी नहीं निकल पा रहा था। एकांश ने फोन को कट कर दिया। वही अनमोल कुछ सोचते हुए, उसने तुरंत ही एकांश के कंधे पर अपने हाथ रखकर उसने कुछ ढूंढना शुरू कर दिया। ये देखकर एकांश के होठों पर एक स्माइल आ गई। वह तुरंत ही अनमोल को चेहरे को पकड़कर, ओ शुगर लिप्स यू नो व्हाट, तुम तो सच में औरों से ज्यादा फ्लंट निकली। ये सुनते ही अनमोल एकांश को देखने लगे। उसने एकांश को पूरी छोड़ दिया और सोच में पड़ गई, तो क्या इस पर उस जोकर ने गोली नहीं चलाई है? ये सोचकर अनमोल एकांश को निहारने लगी। एकांश अनमोल को चेहरे के पास अपनी उंगली ले जाकर उसके चीन को उठाते हुए, क्या हो गया शुगर लिप्स, कहाँ खो गई, कहाँ कहीं चेक तो नहीं कर रही थी? आई एम गुड या बैड? एकांश की बातें सुनकर अनमोल ने कोई जवाब नहीं दिया। वह बस एक बार फिर से अनमोल एकांश के बाहों से निकलने की कोशिश करने लगी थी, पर एकांश को जैसे अनमोल को जाने ही न देना चाहता हो। तभी अनमोल ने तुरंत एकांश की उंगली पकड़कर उसे पर अपने दांतों को हाला दिया और तुरंत ही धक्का देते हुए, यू आर सो बैड। ये बोलते हुए अनमोल लिफ्ट के दरवाजे के पास जाकर उसने फिर से सारे लिफ्ट के बटन को दबाना शुरू कर दिया। इस बार अनमोल लिफ्ट के बटन दबाना काम आ गया। लिफ्ट का दरवाजा झटके साथ ही खुल गया। अनमोल स्माइल करते हुए दरवाजे से बाहर जाने वाले थे कि एकांश ने अनमोल का पीछे से शॉट को पकड़ लिया, जिससे एक अनमोल का शॉट फट गया और लिफ्ट दोबारा से बंद हो गया। एकांश ने अनमोल को लिफ्ट के दीवार की तरफ धक्का देकर उसकी तरफ मुड़ गया। अनमोल बेहद डरी सेमी हुई एकांश को देखने लगे, जिसने अनमोल का हाथ पकड़कर वही लिफ्ट की दीवारों से लगा दिया था। एकांश उसके एक चेहरे को अपने दूसरे हाथ से कसते हुए,
यू नो वॉट, मुझसे पीछा छुड़ाना इतना आसान नहीं। तुम आए यहाँ अपनी मर्जी से हो, बट अब नहीं भाग सकते। और यह क्या किया तुमने? ये बोलते हुए एकांश अपने ग्लव्स उतार कर अपनी उंगली को देखने लगा जिस पर से खून निकल रहा था। वह बेहद गुस्से के साथ ही अनमोल को देखने लगा। हाथ कैसे लगाया मुझे? अनमोल एकांश की बातों को सुनकर चौंक गई। वह अब तक समझ चुकी थी एकांश या तो पागल है या कोई सनकी जो डरी अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश में लगी हुई थी। एकांश को देख रही थी, साथ में अपने शॉट को जो फटा हुआ था। या देखकर एकांश हिक की स्माइल करने लगा, जिसे देखकर अनमोल अपने भरे हुए गले के साथ ही कहने लगी, आप हमारे बिल्कुल किसी लकड़भागा की तरह है जो किसी कमजोर पर हमला कर चाहत हो। अकेले देखकर आखिर क्यों जाने दो हमका यहाँ से, आप एक नंबर की जंगली जानवर हो। ये बोलते हुए अनमोल अपने शॉट को ढकने लगे तो एकांश अपना हाथ अनमोल के गर्दन के ऊपर रखते हुए उसके होठों के पास आ गए और अपनी उंगली उसके चेहरे पर घूमते हुए, रियली सुगर लिप्स, आई एम द वे आई एम नाउ, अब तुम्हारा हूँ। मैंने अपनी डील पहले ही तुम्हारे सामने रख दी है, अब तुम्हारे पास शूज करने का कोई ऑप्शन नहीं, बिकॉज यू आर मीन। ये सुनते ही अनमोल एकांश को देखने लगी थी कि इससे पहले वह कुछ सोच पाती। एकांश अपना हाथ अनमोल के गर्दन में डालकर उसके होठों पर अपने होठों से भर लिया। ऐसा होते ही अनमोल की आंखें फिर से फेल कर छोड़ी हो गई। इसका एक हाथ एकांश के सीने पर चला गया जिससे उसने एकांश को खुद से दूर करना शुरू कर दिया। पर एकांश दूर जाने की बजाय वह अनमोल के और बेहद करीब आ गया। एकांश का अनमोल का कोई ख्याल ही नहीं रहा, वापस अनमोल में ही डूबना चाहता था और उसे डिपली और किस करना चाहता था। वह अपना हाथ अनमोल के गर्दन पर भी घूमते हुए अनमोल को खुद में सामना ही चाहता था। एकांश के पकड़ की वजह से उसकी घड़ी का अनमोल के राइट हैंड में पूरी तरीके से चुभ गया था और वहां से खून निकलने लगा था। एक दर्द जो अनमोल को हो रहा था, साथ में एक घुटन भी लिफ्ट की वजह से उसके सांसें ही जैसे एक पल में ही रुक जाएंगे। एकांश की नज़र अनमोल के आंसुओं पर गई जिससे वह अनमोल से अलग हुआ था। अनमोल लंबी सांस लेते हुए वह अपना हाथ एकांश से छुड़ाने लगे। एकांश अनमोल की आंखों में देखते हुए, ओ शुगर लिप्स, आई वॉन्ट टू टेस्ट योर मोर BYYY दोस्तों, आगे क्या होगा जाने के लिए बने रहा टू दीवानगी है के साथ। चैप्टर -13। अब आगे। एकांश का अनमोल का कोई ख्याल ही नहीं रहा, वापस अनमोल में ही डूबना चाहता था और उसे डिपली और किस करना चाहता था। वह अपना हाथ अनमोल के गर्दन पर भी घूमते हुए अनमोल को खुद में सामना ही चाहता था। एकांश के पकड़ की वजह से उसकी घड़ी का अनमोल के राइट हैंड में पूरी तरीके से चुभ गया था और वहां से खून निकलने लगा था। एक दर्द जो अनमोल को हो रहा था, साथ में एक घुटन भी लिफ्ट की वजह से उसके सांसें ही जैसे एक पल में ही रुक जाएंगे। एकांश की नज़र अनमोल के आंसुओं पर गई जिससे वह अनमोल से अलग हुआ था। अनमोल लंबी सांस लेते हुए वह अपना हाथ एकांश से छुड़ाने लगी। एकांश अनमोल की आंखों में देखते हुए, ओ शुगर लिप्स, आई वॉन्ट टू टेस्ट योर मोर। एकांश के ये कहते ही अनमोल की आंखें फैल गई। वह इससे पहले कुछ समझ पाती कि एकांश ने उसके गर्दन पर अपनी उंगलियों को धंसाए, फिर से उसके होठों पर अपनी होठों पर रखकर उसे किस करने लगा। इस पर अनमोल की आंखों से और भी पहले से कहीं ज्यादा आंसू आने लगे। उसने बस जोर जोर से रोना शुरू कर दिया, जिससे एकांश ने उसे छोड़ दिया। अनमोल बस रोते हुए नीचे जा गिरी। एकांश खुद को शांत करने की कोशिश में लगा हुआ अपने शर्ट के बटन खोलते हुए वह नीचे छूटकर अनमोल को देखते हुए उसने अपना हाथ अनमोल के चेहरे पर फेरना शुरू करने लगा। अनमोल ने तुरंत ही अपना चेहरा दूसरी तरफ बेहद ही नफरत के साथ घुमा लिया, जिसे देख एकांश के होठों पर एक स्माइल आ गई। वह अनमोल के पास जाकर कहने लगा, शुगर लिप्स, यही बात तो तुम्हें सबसे अलग बनाती है। सब मुझे देखना चाहते हैं पर तुम अकेली ओनली वन मुझसे नफरत जताती हो, वह भी कुछ इस कदर की शायद मुझसे कभी मोहब्बत ना हो पाए या देखो भी ना। पर मैं भी तो एकांश सूर्यवंशी हूँ, देखता हूँ कब तक तुम मेरी जान से खुद को बचाती हो। ये बोलते ही अनमोल एकांश की आंखों में देखते हुए, कुछ भी हो जाएगा पर हम एक घमंडी इंसान को कभी पसंद नहीं करेंगे, अपने लिए तब तो बिल्कुल भी नहीं जब वह हमारे साथ यह सब कुछ करके, वह भी हमारी मर्जी के खिलाफ। ये सुनते ही एकांश अनमोल के ठीक बगल में ही बैठ गया और उसके हाथ अपने हाथों में लिए हुए, शुगर लिप्स, अभी तो तुमने मेरी हद देखी, कहा है मेरी हद की कोई हद नहीं,
वो बस बेहद है। या बोल उसने अपना सर अनमोल के कंधे पर रखना चाहो तो अनमोल बड़े ही गुस्से के साथ ही लिफ्ट के दूसरी एरिया में चिपक कर उसने फिर से रोना शुरू कर दिया। ये देखकर एकांश को इरिटेट होने लगा था। कैसे कोई उससे दूर का सकता है। वो तुरंत ही अनमोल का हाथ पकड़े हुए अपने फ़ोन पर कुछ टाइप करके उसकी कमर में हाथ लगाकर लिफ्ट से बाहर निकल गया। वह अनमोल को एक बड़े से ऑफिस में ले आया जिसे देखने से वह काफ़ी लग्जरियस लग रहा था। उसमें कोई भी नहीं था। एकांश अनमोल को वह सोफे पर बैठाए। उसने अपना ओवरकोट को उतार कर फेंक दिया और उसकी तरफ घूमते हुए, जस्ट शट अप, मैंने तुम्हारा रेप नहीं किया है। जो इस तरह से रो रही हो बस एक किस ही तो किया था, वह भी हाफ एंड हाफ। तुम्हें किसी ने किस करना नहीं सिखाया क्या? जब तुम्हें किस कर तो तुम्हें। ये बोलते ही अनमोल पर एकांश को गुस्से साथ ही घूरने लगी और न जाने कितनी गलियां भी दे डाली। उसके आंखों के सामने वो खौफनाक रात भी याद आने लगी, जिससे एकांश अनमोल की टीम आंखों को देखते हुए उसने अनमोल के चीक्स को पढ़कर उसे किसी बच्चे की तरह खींचते हुए, हो शुगर लिप्स को बुरा लगा पर ये तो तुम्हारी गलती है। बोलते ही अनमोल ने अपनी आंखों को बंद करके रोना शुरू कर दिया। ये देखकर एकांश को फिर से अजीब लगा। वह अनमोल के चीक्स को छोड़कर उसके पास आकर, स्टूपिड गर्ल, तुम यह मेरे सामने रोना बंद करो, मुझे आवाज बिल्कुल भी पसंद नहीं, क्यों रो रही हो तुम? तभी एकांश में ध्यान दिया कि अनमोल के हाथों से खून निकल रहा है। एकांश बड़े ही प्यार से अनमोल के हाथों को अपने हाथों में लेकर देखते हुए जोर से चीख पड़ा, फर्स्ट एड बॉक्स लाओ। ये सुनते ही अनमोल ने अपने हाथों को खींच लिया और एकांश को की तरफ देखते हुए, हम इस पर कोई दवाई नहीं लगाएंगे, हमें मिट्टी चाहिए। एकांश मुंह बनाए वह बनाते हुए, यू मीन मड? अनमोल मुंह बनाए खड़ी होकर चीखते हुए, नहीं मिट्टी चाहिए, मिट्टी कोई कीचड़ नहीं, हमें चोट भी अपने लगाया है, तो जाकर आप हमारे लिए मिट्टी लेकर आइए, हमारे चोट पर लगाने के लिए। एकांश ने अपने बालों में अपने हाथों को फेरना शुरू कर दिया। वह समझ नहीं पा रहा था वह करे तो क्या करे। वह बस अनमोल को कैसे भी चुप करना चाहता था। वही ना जाने शिवा कहाँ गायब हो गया था। वह भागकर बालकनी में आया जिससे उसे कुछ पोर्ट में रखे हुए पौधे दिखाई दिए जिसके अंदर मिट्टी था। वह बेहद ही गुस्से के साथ है उसने एक पोट उठाकर लाकर अनमोल के गोद में रख दिया और कहने लगा, ये लो तुम्हारा मिट्टी, इरिटेटिंग सीट, मैं तो गंदा हो गया। ये बोलते ही अनमोल एकांश को देखने लगी जिसकी उंगली में हल्का मिट्टी लग गया था। ये देखते हुए अनमोल को बहुत ही ज्यादा अजीब लगा। वो बेहद गुस्से से, ये मिट्टी काली है, हम पीली चाहिए। ये सुनकर एकांश, व्हाट द हेल, अब तुम्हारे लिए कलरफुल मिट्टी कहाँ से लाओ, ये स्टूपिड डर्टी थिंग। ये सुनकर अनमोल को गुस्सा आ गया। उसने तुरंत ही अपने दूसरा हाथ मिट्टी के अंदर डालकर मुट्ठी भर मिट्टी लेकर एकांश के ऊपर फेंक दिया। ये देखते हुए एकांश की आंखें फैल गई। वो बेहद गुस्से के साथ ही अनमोल की तरफ लपका तो अनमोल बिल्कुल फुर्ती की तरह ही सोफे के पीछे चली गई। तो एकांश सोफे के पीछे गया तो अनमोल उसे पूरे कमरे में घूमने लगी और एकांश उसके पीछे। एकांश को बहुत ही ज्यादा गुस्से के साथ इरिटेटिंग हो रही थी कि अनमोल ने उस पर मिट्टी डाल गंदा कर दिया, उससे कहीं ज्यादा कि वो ये सब एक लड़की के लिए क्यों कर रहा है, साथ में वह एक लड़की को नहीं पकड़ पा रहा था। अनमोल को न जाने क्यों हंसी आ गई। एकांश को अपने पीछे इस तरह से भागता हुआ देख उसने बस जोर से हंसना शुरू कर दिया और कहने लगी, बंदर कहीं के, सुपरस्टार को बहुत बड़े बड़े जिम में दिखाया जाता है पर आपके पसीने को देखकर लागत है कि आप तो एक छोटे से कमरे में ही थक गए हैं। ये बोलते ही एकांश अपना भावे ताने अपना दांत पीसते हुए, शुगर लिप्स, लगता है तुम्हें मेरा स्टेमिना देखना है, डोंट वरी, मैं तो बाद में दिखाना चाहता था पर शायद आज योर चॉइस। ये बोलते हुए उसने सोफे पर ही अपना लंबी टांगों को रखकर उसने एक अनमोल की कमर में अपना हाथ डालकर उसे वही सोफे के ऊपर ही किसी डॉल की तरफ फेंक दिया। अनमोल अपनी कमर पर हाथ रखकर उठती, तभी एकांश उसके ऊपर जाकर अनमोल को अपने हेजल आइज से देखने लगा जिसमें बेहद गुस्सा भरा हुआ था। अनमोल एकांश को इस तरह से देख डर गई थी। एकांश की सांसें अनमोल के चेहरे पर पड़ रही थी। वह हकलाते हुए अपना एक हाथ एकांश से सीने पर रखकर उसे उठाते हुए, यह आप क्या कर रहे हैं, हटे हमारे ऊपर से, आप नहीं, अभी पूरी नियत में ही खोट है, आप राक्षस है, आपको सुपरस्टार किसने बना दिया।
ये बोलते एकांश अनमोल के हाथों को पकड़कर उसके सर के पीछे लगाते हुए, कुछ खास नहीं सुगर लिप्स, तुम्हारे जैसे कुछ इडियट्स ने। ये बोल एकांश ने अपने होंठ अनमोल के गर्दन पर रख दिया, जिससे अनमोल ने अपने हाथों को दर्द से हिलाना शुरू कर दिया। पर एकांश होंठ और दांत अनमोल के गर्दन पर थे। एक अजीब सी बेचैनी की तरफ अनमोल ने अपना हाथ बढ़ाया ही था कि अनमोल ने वहां फ्लावर पॉट उठाकर एकांश के सर पर दे मारा। अनमोल का निशाना उतना पक्का नहीं था, पर एकांश अनमोल के ऊपर ही आ गिरा और उसकी आंखें बंद हो गई। ये देखकर अनमोल डर से हक्की बाकी रह गई। वह खुद के ऊपर से एकांश को उठाने की कोशिश करने लगी थी, पर जैसे एकांश को हिला भी ना पा रही हो और डर के मारे अनमोल की सांस जैसी रुक गई हो। उसकी सांसें किसी ट्रेन की रफ्तार से भी तेज भाग रही थी। वह बस कोशिश कर रही थी कि वह कैसे भी इस कमरे से भाग जाए और उससे पहले एकांश को अपने ऊपर से हटाए। अनमोल की बहुत कोशिश के बाद एक एकांश के वह खुद को छुड़ाने लगी। उसकी नज़र एक एकांश पर पड़ी जिसके कान के पीछे से खून निकल रहा था। ये देखते ही अनमोल वहीं जमीन पर गिरकर खुद से पर बड़बड़ाने लगी, नहीं नहीं, अरे मोरी मैया, हम इनका खून नहीं कर सकते। अगर मर गए तो हमारा का ही, हमें जेल नहीं जाना। ये बोलते हुए अनमोल एकांश के पास अपनी उंगली ले जाने लगी थी कि तभी एकांश ने अपनी आंखें खोलकर अनमोल का एक हाथ पकड़ लिया। ये देखकर अनमोल बेहद ही जोर से चीखते हुए उसने अपना एक हाथ एकांश के हाथों पर अपने दांत हाला दिए और किसी ट्रेन की तरह ही कमरे से आंधी की तरह निकाल कर भाग गई। वही एकांश अभी तक सोफे पर पड़ा हुआ था। वह अपने हाथ पर देखने लगा जिस पर अनमोल के दांत हलाए हुए थे। तभी शिवा जाकर एकांश की एक इस हालत को देख साथ में एक लड़की को कमरे से भागता हुआ देख उसे अजीब से ज्यादा हंसी आने लगी। वो वही एक सोफे पर बैठ गया तो एकांश गुस्से के साथ, डैम इट, पता करो मेरी शुगर लिप्स आखिर किस बिल में जाकर छुप जाती है। इसकी इतनी हिम्मत, अब इसे पता चलेगा। ये बोलते ही एकांश अपना सर के पास से खून को लेकर देखने लगा और कहने लगा, एक मुलाकात फिर से अधूरी कर गई। यह जो तुमने मुझे तुड़पाने का सिलसिला जारी रखा है ना शुगर लिप्स, में इसकी कीमत अच्छे से वसूल करूंगा। ये सुनकर शिवा के चेहरे की स्माइल कहीं गायब हो गई। वह एकांश के चेहरे की जुनून को साफ देख पा रहा था। अनमोल ऑफिस में चारों तरफ भाग रही थी। वो कैसे भी करके नीचे लॉबी में आई, जहां से ढूंढते हुए जिया मिल गई। जिया को जाकर अनमोल ने हक कर लिया। अनमोल को इस तरह से देख जिया डरते हुए, तुझे क्या हो गया, कहाँ गायब हो गई थी, हुआ क्या था तुझे? अनमोल पर जिया को देखते हुए, वापस घर जाना है दादी माँ के पास, यहाँ तो एक से एक बढ़कर राक्षस है। ओ यू एकांश है। अनमोल के मुंह से ये सुनते ही जिया के चेहरे पर रंग उड़ गया हुआ। अनमोल के चेहरे पर अपना हाथ रखते हुए, तुम एकांश सूर्यवंशी से मिली। ये बोलते ही जिया का चेहरा बिल्कुल नफरत से भर गया। जिसे अनमोल अपना हाँ में सर हिलाते हुए, जिया ने बस अनमोल से अपने हाथों को छुपा लिया और कहने लगी, हमारा वक्त खत्म हुआ अनमोल, गुड बाय। ये सुनते ही अनमोल बेहद चौंक गई। वही जिया वहां से अनमोल को छोड़कर जाने लगी। BYY दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। चैप्टर 14। अब आगे। अनमोल रात के करीबन 10 बजे ही बीच के किनारे डरी सहमी अकेली खड़ी हुई थी। आज समुद्र के किनारे एक दो लोग दिखाई दे रहे थे। अनमोल अपने फटे हाल कपड़ों को देख रही थी जो पूरी तरीके से फटे हुए थे। वह कैसे भी खुद को ढकने की कोशिश किया जा रही थी। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। वह समझ नहीं पा रही थी कि आखिर जिया उसे क्यों छोड़कर इस साल में चली गई। और उसने तो अनमोल को अपनी बेस्टी कहा था ना, फिर एकांश से उसका ऐसा भी क्या रिश्ता है जिसका नाम आते ही उसने उसे गुड बाय बोल दिया। अनमोल ने वही सिसकना शुरू किया ही था कि उसकी नज़र सामने खड़े छोटे छोटे बच्चों पर गई, जिसे एक जोकर चॉकलेट के साथ बलून्स दिए जा रहा था। ये देखते ही अनमोल बिल्कुल सामने देखने लगे। उसके आंसू जैसे उसकी आंखों में थम गए हो। उसे 2 दिन हुए पहले वाक्य याद आने लगा जब उसने रोरो से उसे जोकर से हेल्प मांगा था। तो क्या ये वही जोकर है? ये सवाल आते ही अनमोल चौंक गई। तभी अचानक उसे जोकर ने अनमोल के सामने कुछ कार्ड रख दिए और उसे चुनने के लिए इशारा करने लगा। अनमोल डरी कुर्सी पर पीछे जाने लगी, पर उसे जोकर के चेहरा काफी ज्यादा फनी लग रहा और कपड़े भी काफी ज्यादा फनी थे, जिसे देख अनमोल को बहुत ही ज्यादा अजीब लगा।
वह बस कुछ ना सोचते हुए उसने कार्ड की तरफ अपने हाथों को बढ़ा दिया। उसने जैसे ही कार्ड निकला वह बिल्कुल पूरी तरीके से चौंक गई। उस कार्ड पर कुछ नहीं था। उसने जैसे उसे घुमाया, कार्ड की दूसरे तरफ एक जोकर बना हुआ था जिसकी एक लंबी जीभ थी, जिसे देख अनमोल के होठों पर एक स्माइल आ गई। तो उस जोकर ने अपने हाथों में अंदर डाल एक चॉकलेट निकाल कर अनमोल को दे दिया। अनमोल उसे चॉकलेट को देखने लगी। उसने जैसे उसे खोला तो उसके चॉकलेट के साथ उसके दूसरे तरफ से एक पेन रखा हुआ था। अनमोल कार्ड और पेन को देखने लगे, बस कुछ सोचते हुए उस कार्ड पर लिख दिया, प्लीज उसे कुछ मत करना, पर उसने मुझे बहुत परेशान किया है, पर मारना या किसी की जान लेना कीमत नहीं होती। ये बोलकर अनमोल ने उसे कार्ड को जोकर को देना चाहा तो उसकी नज़र सामने पड़ी, जहां वो जोकर कहीं नहीं था। अनमोल बीच पर ही इधर उधर घूमने लगी। वापस कुछ सोचते हुए उसने कार्ड वहीं फेंक दिया। उसे समझ नहीं आ रहा था वह रात को इस पहर जाए तो आखिर जाए कहाँ। अजीब बात, अनमोल के पास एक भी पैसे नहीं थे कि वह कोई कैब भी बुक कर पाए, और उसे कहीं ज्यादा जिया तो उसे छोड़ जाना अनमोल को अंदर से उसके दिल को तोड़ने वाला था। अनमोल पर कुछ महसूस हुआ। अनमोल डरी हुई तुरंत ही पीछे घूम गई। वेदांश अनमोल की कमर में हाथ लगाए उसे अपने पास खींच लिया। वो अपने कोट को अच्छे से पहनते हुए, यहाँ क्या कर रहे हो डॉल? अनमोल वेदांश को इस तरह से अपने सामने देखकर और एक ही सवाल पूछ बैठी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ये कार्ड आपके पास? वेद सवाल के बदले सवाल सुनकर उसकी भावी तन गई। वह अनमोल की तरफ देखते हुए अनमोल का लिखा हुआ कार्ड अपने जेब में रखकर, कुछ खास नहीं, बस एक मेंटल हॉस्पिटल का मेंटल भाग गया था, उसे ही ढूंढते हुए यहाँ आया हूँ, जल्द वो मेरी कैद में होगा। ये सुनते ही अनमोल को कुछ समझ नहीं आया। वेदांश अपनी कार की तरह भी इशारा करते हुए, स्टूपिड क्वेश्चन का स्टूपिड आंसर, ऑफिस से घर लौट रहा था तो तुम्हें यहाँ देख लिया, एवरीथिंग इज ऑलराइट। अनमोल अपना सर नीचे खड़ी हुई, उसने वेदांश को कोई जवाब नहीं दिया, पर उसकी आंखों से निकल रहे आंसू देख वेदांश की भावे तन गई। वह आगे आकर उसने अनमोल का अपने सीने से सटाया, अपना हाथ उसके सर पर रखते हुए, बताओ मुझे डॉल, मैं वादा करता हूँ तुम्हें कोई प्रॉब्लम, कुछ भी तुम्हें टच भी नहीं कर पाएगा, जान से मार दूंगा उन्हें। ये सुनते ही अनमोल डर वेद उसकी आंखों में देखने लगे तो वेद एक स्माइल से, ऑफ कोर्स तुम्हारी प्रॉब्लम्स को। ये सुनकर अनमोल ने एक स्माइल करना शुरू किया। वेद अनमोल का हाथ थामे वहां से अपने कार के पास लेकर जाने लगा, तो अनमोल ने तुरंत ही उसने वेद का हाथ पकड़ लिया, जिससे वेद वहीं रुककर एक स्माइल करते हुए अनमोल की तरफ मुड़ा तो उसकी नज़र अनमोल पर पड़ी, जिसने अपने सर को बिल्कुल ही नीचे किया हुआ था और उसने अपने दोनों हाथों से किसी बच्चे की तरह पर वेद के हाथों को पकड़ा हुआ था और अपना एक हाथ सामने घुमाया हुआ था। वेद की नज़र सामने गई जहां स्टॉल पर स्ट्रीट फूड लगे हुए थे, जैसे देखकर वेद अनमोल को, मैं बाहर का खाना नहीं खाता, मुझे एलर्जी है, अगर तुम्हें भूख लगी है तो डिनर और घर पर रेडी है, आई थिंक हमें निकालना चाहिए, दादी वेट कर रहे होगी। ये बोलते ही अनमोल ने अपनी आंखों से वेद को देखना शुरू किया। उसने तुरंत ही अपना हाथ वेद से छुड़ा लिया और कहने लगी, ऐसे कैसे एलर्जी है, पर हमें तो भूख लगी है ना, और हम आपके घर नहीं जा सकते हैं। ये सुनकर वेद की आंखें छोटी हो गई। वह अनमोल की तरफ देखते हुए, तुम घर नहीं जा सकती, इसका क्या मतलब है? अनमोल कुछ सोचते हुए, उसे लगा उसे यह बताना चाहिए या नहीं। वह कुछ सोचते हुए फिर से कहने लगे, मुझे भूख लगी और आपने कहा था कि। ये बोलकर अनमोल चुप हो गई, तो वेद छट से तुरंत ही बोलने लगा, अंडरस्को, तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। अनमोल अपनी आंखें उठाकर एक बार फिर से वेद को देखने लगी तो वेद एक स्माइल लिए वह अनमोल के पास आना चाह तो अनमोल भागकर उसे स्ट्रीट फूड वाले के पास चली गई। उसने तुरंत अपने हाथों में कुछ लेकर भागकर वेदांश के पास आई। उसने लेकर उस खाने को वेदांश के मुंह में ठूस दिया। वेद अनमोल के ऐसा करने से बिल्कुल हक्का बक्का रह गया और कोई जवाब ना देते हुए उसमें तुरंत ही कैसे अपने मुंह को टेढ़ा करते हुए उसने खाना शुरू कर दिया। ऐसा लग रहा था वह जबरदस्ती बस अनमोल के लिए कैसे भी निगल रहा हो। ये देखकर अनमोल ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, वह बस खाने में मग्न हो गई थी और वेद की तरफ देखते थे। ये हमार शहर का लिट्टी और चोखा है, बताएं बताएं आपको कैसा लगा? अनमोल की यह कहते ही वेद ने बस अपनी अंगूठी को दिखा दिया।
वही सामने कार में बैठा एकांश अपने मोबाइल पर कुछ सर्च कर रहा था जो अनमोल के बारे में ही था। अनमोल के बारे में उसे कुछ भी पता नहीं चल पा रहा था। शिवा उसके बगल में ही उसकी नज़र वेद और अनमोल पर गई, जिसे देखते ही उसकी आंखें पूरी तरीके से फैल गई। वह समझ नहीं पा रहा थी कि आखिर अनमोल वेद के पास कैसे। वह कुछ सोचते हुए उसने कांचके को ऊपर उठा दिया और एकांश को देखते हुए, स्टार कल से शूट होने वाला है, तुम रेडी हो ना? कीरा बार बार कॉल कर रही है, एटलीस्ट तुम्हें उससे बात कर लेनी चाहिए, आखिर जल्द ही तुम दोनों की एंगेजमेंट होने वाली है। ये बोलते ही एकांश ने अपने हाथों को वही कार की सीट से टिका दिया। वह अपने हाथों को देख रहा था जिस पर अनमोल के दांतों के निशान थे। उसने अपने अंगूठे को अपने होठों पर फेरना शुरू कर दिया तो शिवा कुछ सोचते हुए, स्टार तुम्हें उस लड़की से प्यार हो गया है? हर वक्त उसी की यादों में क्यों रहते हो? ये बोलते ही एकांश शिवा को अपनी भूरी आंखों से देखते हुए उसने उसके गर्दन को पकड़ लिया और अपनी जोर जोर से हंसते हुए, प्यार यह मेरे लिए नहीं बना और मैं उससे कर बैठूं। एकांश सूर्यवंशी पागल नहीं बल्कि लोगों को पागल बनाना जानता है, खास जब उसकी कोई इंसल्ट कर जाए। यह मैंने आज भी नोट किया तो थप्पड़ की कीमत के साथ मेरी तीसरी बार एक इंसल्ट मुझे ठुकराने की। ये सुनकर शिवा बिल्कुल सत्य आ गया और सामने देखने लगा। एकांश के हाथों में उसी का फैन कर दिया हुआ रेड रोज था जिसने उसे कुछ इस कदर मसाला कि उसे कांटे भी एकांश से हाथों में चुभ गए। उसकी भावें तनी हुई और आंखें सिकुड़कर छोटी हो गई थी। वह उसे फूल को देखते हुए, ऐसा ही हाल तुम्हारा करूंगा शुगर लिप्स। रघुवंशी विला। वेद अपनी शर्ट के 2 बटन को खोलते हुए जैसे उसे पसीना हो रहा हो, उसके चेहरे पर एक स्माइल थी। पर उसका असिस्टेंट बैठा राजवीर बैक मिरर में वेदांश को ही देखे जा रहा था। वह साथ में ये भी जान चुका था वेद भले ही नॉर्मल दिखाने की कोशिश कर रहा है, पर असल में वह गुस्से में पूरी तरह पागल हुआ है और वजह भी जानता था। पर अनमोल के सामने होने की वजह से वह एक स्माइल से बस उसे देखे जा रहा था। अनमोल उसके कंधे पर ही सो गई थी। खाने को खाने के बाद उसे किसी बात की परवाह ही नहीं रही थी, जिसका सर को वेद ने आराम से अपने गोद में किसी बच्चे की तरह रखकर उसके अपने कोट को अच्छे से कवर करके उसके सर पर अपने हाथों को फिरते हुए अपने हाथ में लिए हुए उसे जोकर के कार्ड को देखने लगा जिस पर अनमोल ने लिखा था, प्लीज उसे कुछ मत करना, पर उसने मुझे बहुत परेशान किया है, पर मारना या किसी की जान लेना गलती की सजा की कीमत नहीं होती। वेद की कार रघुवंशी विला में अंदर आ गई। वेद अपने बाहों में अनमोल को उठा अपने कमरे की तरफ जाने लगा। हाल में उसे बेचैनी से टहलते हुए जिया मिली। वेद को देख जिया ने कुछ नहीं कहा। वो बिल्कुल अपना सर नीचे किए हुए, जैसे उसे अपनी गलती का एहसास हुआ हो, वापस वेद सॉरी बोलते हुए अनमोल के पास आना चाहती थी, पर वेद उसे अपने लेकर कमरे की तरह बढ़ गया। वेद अनमोल को सुलाकर ब्लैंकेट डालकर जिया से कहने लगा, अब ऐसी गलती दोबारा मत करना। दादी डॉल को यहाँ लेकर आई है, पर अब ये डाल मेरी है। तुम्हारी गलती को पहली बार फर्स्ट एंड लास्ट गलती समझकर माफ कर रहा हूँ कि तुमने वक्त से मुझे कॉल कर दिया, अब आगे याद रहे। ये सुनकर जिया ने हाँ में अपना सर हिला दिया। वेद तुरंत ही वहां से आगे बढ़कर अपने हाथों में सिगरेट जलाते हुए अपनी कार के पास दोबारा जाकर उसने अपनी कार के बैक को खोल दिया, जिसमें वेद ने किसी ने बंद किया हुआ था। वेद ने तुरंत ही अपने डिग्गी में से किसी को खींचकर बाहर निकालकर उसे अपने बेसमेंट में लेकर जाने लगा और ले जाकर उसे किसी बोरी की तरफ फेंक दिया। वह शख्स खुद को संभाल उठाना चाहा, पर वेद ने अपने उस शख्स पर अपनी पंच की बारिश कर दी। वह शख्स और कोई नहीं, अनमोल के पास बीच पर मिलने वाला जोकर था। वेद उसके सीने पर अपना पैर रखकर नीचे झुकते हुए कार्ड दिखाते हुए, टेल मी द नेम ऑफ बिच जो मेरे प्रॉपर्टी को बर्बाद किया जा रहा है, तुम जैसा बनकर, और तुम भी तो उसके लिए काम करते हो। बी दोस्तों, तो आगे क्या होगा जानने के लिए बने रहे। क्या एकांश अनमोल को हासिल कर पाएगा या वह वेद की जुनून बनेगी? तो कौन है ये जोकर या खुद वेद ही है वह जोकर? अनमोल के लिए दोनों का पागलपन किस हद तक जाएगा, जानने के लिए बने रहे तू दीवानगी है के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। चैप्टर 15। अब आगे। अनमोल वेद के कमरे में आराम से सो रही थी कि अचानक से उसकी नींद खुल गई। उसके कानों में किसी के दर्द से चीखने की जैसे आवाज आ रही हो। वह उठकर डरी हुई कमरे में नजर दौड़ाने लगी तो
रूम में डिम ब्लू लाइट जल रही थी। वह खुद को वेद के कमरे में पाकर वह बस उठाते हुए कैसे भी वहां से निकलने लगी थी, क्योंकि वेद वहां कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। तभी उसे फिर से किसी की चीखने की आवाज आने लगी। वह डर कर बेड पर बैठी हुई थी कि अचानक से उसके सामने कोई आकर जोर से चीख पड़ा। ये सुनकर अनमोल बेड से नीचे जा गिरी। उसकी नज़र सामने पड़ी जहां जिया अपने बालों को आगे लटकाए हुए। उसने जोर से हंसना शुरू कर दिया। ये देखकर अनमोल की सांस में सांस आई। जिया की तरफ अनमोल अपनी आंख दिखाकर चुड़ैल बनने की कोशिश करत हो, पर वो तुम पहले से ही हो। ये बोलते हुए अनमोल मुंह टेढ़ा किए हुए अपनी जगह से उठकर उसने दरवाजे को खोल दिया और बाहर निकलने लगी। ये सुनकर जिया का मुंह बन गया। वह समझ गई अनमोल उससे नाराज है। उसके डारने पर भी वह डरी तो सही, पर उसने उससे बात नहीं की। वह भी अनमोल के पीछे जाने लगी ताकि वह उससे माफ़ी मांग सके। पर अनमोल वही ऊपर के फ्लोर पर एक जगह छुप गई थी और कहने लगी, अब मेरी बारी सन की चुड़ैल। ये कहते हुए अनमोल कदमों की आवाज़ सुनकर उसने तुरंत ही चीखना शुरू कर दिया, सन की चुड़ैल। सामने बैठकर वेद के डैड खड़े हुए थे जिन्होंने नाइट सूट को पहना हुआ था। उनके होठों के पास एक सिगरेट ली हुई थी। सामने वेद को डैड को देखकर अनमोल वही खड़ी होकर उन्हें घूरने लगी थी। उसके डैड अनमोल को ऊपर से लेकर नीचे तक देखते हुए, हमारे घर में बस एक कार्टून की ही कमी थी और अम्मा उससे भी उठाकर ले आई। वैसे उन्हें घर का ख्याल तो है। सुनो लड़की, तुम्हें पता है तुम कहाँ खड़ी हो? ये सुनते ही अनमोल अपने कदम पीछे लगे तो वेद के दर्द अपना हाथ आगे करते हुए, डरने की जरूरत नहीं है, मैं तो बस तुम्हें ये याद दिलाना चाहता था, यह एक लग्जरियस रघुवंशी विला है जहां मीडिया वालों को भी आने से पहले मेरी अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, और जहां तुमने अपने पैरों को रखा हुआ है उसकी कीमत तो तुम अपनी जान देकर भी नहीं चुका सकती। बहू बनने की तो दूर की बात है, तो बेवजह कोई सपने मत देखना लग जाना, मेरे होते हुए तो बिल्कुल भी नहीं। ये कहते हुए वह वापस अपने कमरे की तरफ जाने लगे। अनमोल वह रोना चाहती थी पर उसकी आंखों से इस वक्त आंसू ही ना आया। वेद के डैड ने जो कहा था कहीं ना कहीं ठीक ही था। अनमोल को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे आईना देखा हो जहां आकर वो इस चकाचौंध दुनिया में खुद को ही भूल गई थी। वह खुद से ही बड़बड़ाते हुए, बस एक बार वह कुछ बन जाए, वापस अपनी माँ को वापस गांव से लाकर यहीं कहीं होटल में शिफ्ट हो जाएगी या एक छोटा सा अपार्टमेंट तो अफोर्ड कर ही सकती है। ना जाने उसकी माँ के साथ उसकी घर वालों ने क्या किया होगा। पिछले 3 महीने से वह यही है, उसके साथ इसमें सब कुछ हो गया। वह वापस भी नहीं लौट सकती और दादी का वादा ये याद आते हैं। अनमोल के आंखों से अब आंसू जरूर निकल गया था। तभी उसकी नज़र सामने से आ रहे वेद पर पड़ी, जिसे देखकर अनमोल ने छुपाना चाहा तो वेद अपने लंबे कदमों को बढ़ाकर उसने अनमोल के हाथों को पकड़ लिया और कहने लगा, डॉल तुम्हें तो सोना चाहिए था, यहाँ क्या कर रही हो? ये सुनते ही अनमोल अपना हाथ छुड़ाते हुए, नींद पूरी हो गई तो बस उठकर सोचा थोड़े वक्त टहल ले, वो ज़्यादा खा लिए थे, सॉरी बाद में आपके पैसे दे देंगे, पर फिलहाल नहीं है। ये सुनते ही वेद एक स्माइल करने लगा। वह आगे बढ़कर उसने अनमोल के चेहरे से उसके आंसू साफ करते हुए, और आंसुओं की कीमत उसे चुकानी होगी जिसकी वजह से तुम्हारी आंखों में आ गई। ये सुनते ही अनमोल पीछे जाने लगी तो अचानक से जिया जाकर जोर से चीख पड़ी। ये देखकर वेद की आंखें छोटी हो गई। जिया ने अपने ऊपर के मांस उतार दिया। सामने वेद को देखकर अनमोल के साथ ही पीछे हट गई और जल्दी से कहने लगी, आई एम सॉरी भाई। वेद ने कोई जवाब नहीं दिया होगा। अनमोल का हाथ पकड़कर वापस अपनी कमरे की तरफ ले जाने लगा तो जिया ने अनमोल का हाथ पकड़ लिया और कहने लगी, भाई मेरे ख्याल से आपको मेरी बेस्टी को अपने वाइफ की तरह ट्रीट नहीं करना चाहिए, ये ज्यादा हो रहा है अब। ये सुनते ही वेद ने अपनी आंखें दिखाते हुए, लगता है तुम्हें अब मेरे रूल्स याद दिलाने होंगे जिया। ये सुनकर अनमोल ने मुंह बनाना शुरू, कैसे पहले कुछ बोल पाती कि अनमोल को लेकर वेद जाने लगा तो अपनी कमर से वेद के हाथों को हटाते हुए अनमोल ने कहना शुरू किया, हम दादी के पास जाना चाहते हैं, वापस आप अपने कमरे में कहाँ लेकर जा रहे हैं? बोले तो गलती से सो गए, दोबारा गलती नहीं करेंगे। ये सुनते ही वेद के चेहरे पर स्माइल आ गई। वह अनमोल को डरा हुआ देखकर फिर से कहने लगा, पर तुमने गलती तो किया ना, तो सजा भी मिलनी चाहिए। ये बोलकर वह आगे बढ़ा और उसने अनमोल के चेहरे को अपनी उंगली से उठाए, उसे किस करने बढ़ा ही था कि अनमोल पीछे हो गई।
उसके कानों में फिर से किसी की चीखने की आवाज आने लगी। ये देखकर वेद अपनी आंखों को बंद करके अपने होंठों को अपने दांतों तले दबाना शुरू कर दिया। वह अपने मुंह फोन को कुछ टाइप करते हुए, मार दो उसे, बहुत शोर कर रहा है, डैम इट, जैसे किसी को मैसेज दे रहा हो। इस बात को देखते ही अनमोल तुरंत ही झटके के साथ ही दादी के कमरे में भाग गई। अनमोल दादी के कमरे में आए ज्यादा हाँ, दादी आराम से सोई हुई थी। अनमोल ने जाकर डायरेक्ट उसने दादी के पास बैठ गई। उसकी सांसें तेज चल रही थी, जिसे सुनते हुए दादी ने अपनी आंखों को खोल दिया और कहने लगी, क्या हो गया बिटिया, ठीक हो ना? ज्यादा परेशान कर दिया हमरा पोते ने क्या? ये सुन अनमोल, वह ऐसा नहीं है क्या? सुनकर अनमोल जल्दी से बोलते हुए, ज्यादा परेशान नहीं किया बल्कि हमारा ख्याल रखा है, बहुत ज्यादा। ये सुनते ही दादी के होठों पर एक स्माइल आ गई। वह उठने की कोशिश करने लगी तो अनमोल ने उन्हें उठने से मना कर दिया और उन्हें लिटाते हुए, आपको आराम की जरूरत है, दादी सो जाए और हमें आशीर्वाद दीजिए। कल हमारे ऑफिस का पहला दिन है, हम बस अच्छे से काम करें और जल्दी से। ये बोलकर अनमोल ने दादी के पैरों के पास ही अपने सर को रख दिया। दादी के चेहरे पर अभी तक चिंता था, उन्होंने बस अपना हाथ अनमोल के माथे पर रख दिया। सुबह के 10 बजे बज रहे थे। अनमोल इधर से उधर बस दादी के कमरे में भाग रही थी और दादी को कपड़े दिखाए जा रही थी, वही ये पहले ये क्या पहने। तभी वहां जिया आ गई। वो अनमोल को घूरते हुए, इन मिस को तो ये भी नहीं पता ऑफिशियल ड्रेस क्या होती है, तुम्हें पता भी है तुम रघुवंशी ऑफिस जा रही है और वहां तुम्हारी पोजीशन चूज की जाएगी, तुम्हें क्या काम दिया जाएगा। हालांकि यह भाई कर सकते हैं पर डैड चाहते हैं कि तुम्हारी पोजीशन वह चूज करें और उन्हें तुम्हें कौन सा काम देना है। ये सुनते ही अनमोल टीम आंखों से बस ध्यान से ही जिया को देखे जा रही थी कि जिया मुंह बनाते हुए, तुम ये ड्रेस पहन लो, हाँ ये ठीक है। सामने एक ब्लैक फॉर्मल कोट के साथ नीचे एक शर्ट मीनिंग एस्कॉर्ट था, जिसे देखकर अनमोल ने उसे नीचे तो रख दिया और कहने लगी, हम नहीं पहन सकत है, ये तो बहुत छोटा है। ये सुनकर जिया ने मुंह बनाना शुरू कर दिया। अनमोल के लायक ही एक ड्रेस चूज किया, जो ब्लैक शर्ट साथ में नीचे ब्लैक कलर की सिल्क शर्ट और हाई वेस्टेड ढीला ढाला सा वाइट बॉटम पैंट सेलेक्ट कर लिया। अनमोल का ये देखकर मुंह बन गया। कॉम्बिनेशन तो अच्छा था, उसने जिया के कॉन्फिडेंस को कम होता हुआ देखकर उसने एग्री कर दिया। अनमोल ने जल्दी से अपनी ड्रेस को पहनकर उसने अपने बालों को पोनीटेल बना लिया। इस ड्रेस में काफी स्लिम और ब्यूटीफुल लग रही थी। जिया अनमोल का हाथ पकड़ के हाल में लाने लगी ताकि वो उसे ले जा सके, पर अनमोल ने सबसे पहले जाकर दादी का पैर छूकर आशीर्वाद लिया। दादी एक स्माइल करते हुए, कुछ सीख लो जिया इससे तुम। जिया का मुंह फिर बन गया। वो अपना कान पकड़ते हुए, सॉरी दादू, ये कहते हुए उसने जाकर दादी के जल्दी से पैरों को छू लिया और अपना हाथ हवा में हिलाते हुए अनमोल के लेकर हाल में आई, जहां उसे वेद दिखाई पड़ा। वेद बस एकटक ही अनमोल को देख रहा था। वह अपना हाथ अपनी जेब में डालते हुए, बस आज से तुम 24 घंटे मेरे पास, यह हमेशा के लिए, और वो कॉन्टैक्ट। ये सोचते हुए वेद के चेहरे पर एक सार्कास्टिक स्माइल आ गई। अनमोल वेद को अपनी तरफ देखा हुआ पाकर उसने अपनी नजरों को पर इधर उधर देखना शुरू कर दिया। उसे शर्म जो आ रही थी। वेद अनमोल के पास आने लगा। अनमोल का पूरा चेहरा टमाटर की तरह लाल हो गया। वह समझ नहीं पा रही थी वह क्या करे और अचानक से वेद अनमोल के पास आकर आगे बढ़ गया। ये देखकर अनमोल का चेहरा छोटा पड़ गया। वह अपने हाथ को मुठिया करते हुए, मतलब यह उसे पेंटिंग को देखत रहे और हम पगला गए हैं। अनमोल बस अपनी कार की तरफ जाने लगी। वही जिया फोन पर ना जाने किससे कितनी सारी किसी से बातें किए जा, ऐसा लग रहा था वह बातें काम किसी से लड़े ही जा रही हो। अनमोल ये सब कुछ साफ देख पा रही थी। तभी अचानक अनमोल की नज़र वेद के डैड पर पड़ी, जिसे देखते ही उसने अपनी नज़रों को फेर दिया। वह जाकर अनमोल के पास ऑल द बेस्ट बोलकर एक स्माइल करते हुए अपनी कार में बैठकर निकल गए। जिया भी अनमोल के साथ एक कार में बैठ गई। वह पूरी रास्ते ना जाने किस बस बकबक ही किया जा रही थी, जिसे अनमोल को कहीं ना कहीं बुरा लग रहा था। तभी ड्राइवर ने कार को रोक दिया। जिया अनमोल की तरफ देखते हुए, तुम ऑफिस जाओ, मुझे कुछ जरूरी चीज लेनी है,
वापस आ जाऊंगी और वैसे भी तुम्हें भाई के लिए ही तो सेलेक्ट किया गया है, सो नर्वस मत होना, कोई भी प्रॉब्लम हो मुझे कॉल बैक करना। बोलते हुए जिया ने ही एक नया फोन अनमोल को पकड़ा दिया और कर से हावड़ा हट में ही कार से बाहर निकल गई है। ये देखकर अनमोल को बहुत ही ज्यादा अजीब लगा, वह समझ नहीं पा रही थी वह जिया को कैसे रोके। ड्राइवर अनमोल को ऑफिस के लिए निकल गया। अनमोल को एक घबराहट और बेचैनी दोनों ही साथ होने लगी थी। उसे इस बंद कार में थोड़ी देर के बाद ड्राइवर ने कार को एक बड़े से विला के बाहर रोक दिया। ये देखते ही अनमोल की आंखें छोटी हो गई, जो काफी सुनसान जगह बना हुआ था। अनमोल ड्राइवर से सवाल पूछने की हुई तो उसके कार को किसी ने खोल दिया, जिसने ब्लैक फॉर्मल ड्रेस पहना हुआ था। अनमोल समझ नहीं पा रही थी ये तो ऑफिस नहीं है, फिर वह यहाँ कैसे आ गई। उसे बस चारों तरफ बड़ी बड़ी गाड़ियां ही दिखाई दे रही थी और बहुत ही कम लोग। वह शख्स अनमोल को अपने पीछे आने का कहने लगा। अनमोल ने पकड़ उसके फोन पर कस गई। वह बस उस शख्स के पीछे जाने लगी थी। पीछे वेद की डैड की कार खड़ी थी। वह सिगरेट जलाते हुए कहने लगे, होप मैंने तुम्हें सही जगह भेज दिया है लड़की। बाय दोस्तों, जाने से पहले अपने प्यारे कमेंट में बताना ना भूलना आपको ये स्टोरी कैसी लगती है। साथ में प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं जल्द ही नए चैप्टर के साथ।